हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर एग्जाम 2023 के लिए साइंस का एक कंप्लीट सेशन सॉल्व करवाने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इन 15 क्वेश्चंस के साथ साथ इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको वीडियो में ही क्लियर करते चलूंगा। तो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, आज के लेक्चर का अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना इस आईडी के नाम से। लगभग 7,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आप सारे पीडीएफ एक ही साथ डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो गुर्दे की पथरी होती है ना, यह किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम ऑक्जेलेट। सॉरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो किडनी का स्टोन होता है ना, वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि जो यूरिन होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी बढ़ जाती है। और इस कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों हाइपर कैक्यूरिया। इसी वजह से जो किडनी है ना, उसमें स्टोन्स आ जाते हैं। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर वन? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन आर। यानी कि वैसा वेव जिसे प्रोपगेट करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम या फिर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती हो, तो ऐसे वेव्स को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? ऐसे वेव्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे वेव्स को बोलते हैं जब दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मिक्स होता है ना, और इस मिक्स फील्ड को जो क्रिएट वहाँ पर एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और किस डायरेक्शन में? तो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे दोस्तों एक्सरे। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल हो गए? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रा वायलेट वेव्स। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही एग्जांपल हैं। जबकि दोस्तों बात करें यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स को किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए। और यह ट्रेवल कैसे करता है? तो यह ट्रांसमिट करता है एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल के वाइब्रेशन के थ्रू। तो ये था दोस्तों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स के बीच में डिफरेंस और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मिनमाता डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर काउज्ड बाय ईटिंग फिश पोल्यूटेड बाय। मिनमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस कारण से प्रदूषित हुई मछली के खाने से होता है? तो यह किसके कारण से होता है दोस्तों? यह हो जाएगा मरकरी के कारण से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह यंग्स मॉडुलस होता क्या है? तो यह मैटर का एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जो हमें बताता है कि यह कितना इलास्टिक है और कितनी जल्दी यह स्ट्रेच हो करके डिफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसका मैंने एसआई यूनिट बताया पास्कल। इसके अलावा एक और एसआई यूनिट होता है nm⁻²। यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो यंग्स मॉडुलस है ना, इसे अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये इसका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों ओम, तो ओम किसका ऐसा यूनिट है? ओम ऐसा यूनिट है दोस्तों रेसिस्टेंस का। सेकंड ऑप्शन में हेनरी, तो दोस्तों हेनरी ऐसा यूनिट है इंडक्टेंस का। और हर्ट्ज ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल एस? इनमें से किस केमिकल कंपाउंड को हम पर्ल एस के नाम से भी जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों K2O3, सॉरी K2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो
पर्ल एस है या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका यूज़ मुख्य रूप से ग्लास और सोप के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़न्ट कंटेन सिल्वर? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। दोस्तों जर्मन सिल्वर में क्या-क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जर्मन सिल्वर बनता है। बी ऑप्शन में है दोस्तों हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या है? तो दोस्तों यह एक बहुत ही हार्डेस्ट हैलाइड है और ये आपका सिल्वर का ही एक और है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें सिल्वर क्लोराइड पाया जाता है, जिसे आप बोल सकते हो AgCl, ठीक है ना? AgCl इसका फ़ॉर्मूला होता है। सी ऑप्शन है रेड सिल्वर, यह भी दोस्तों आपका सिल्वर का ही एक और है। और डी ऑप्शन है लूनर कास्टिक। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो आपके हॉर्न सिल्वर, रेड सिल्वर और लूनर कास्टिक, ये तीनों में सिल्वर पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कोई भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट का यूज किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेफाइट को यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? यहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाता है। 2 टर्म होते हैं, एक है फिजन और एक है फ्यूजन। तो इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। अगर बात की जाए न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होंगे और अगर बात की जा रही हो सन की, तो सन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, फिजन में क्या होता है दोस्तों कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं यूरेनियम एटम के साथ और इसे स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट होने के बाद जो एक एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जबकि फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज करते हैं और ये मर्ज करके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू दोस्तों जो सन है ना, वहाँ पर हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में और इसी कन्वर्जन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का उत्सर्जन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, व्हिच पॉइजनस गैस वाज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इनमें से कौन-सा गैस निकला था? यहाँ पर निकला था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह त्रासदी हुआ कब था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका कब? 1984 में। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एक थी, वहीं से इस गैस का रिसाव हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। जो कैडमियम प्रदूषण है ना, वो किस रोग से साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों कैडमियम पॉल्यूशन के कारण इटाई इटाई रोग होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक? चौक का केमिकल नेम आप सभी को बताना है। तो इसका केमिकल नेम है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है दोस्तों CaCO3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? कृत्रिम वर्षा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि रेन कब होता है? वर्षा तभी होती है जब अपोजिट चार्ज के जो क्लाउड होते हैं ना, वो मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सिल्वर आयोडाइड और इसके साथ साथ दोस्तों एक इलेक्ट्रोलाइट को स्प्रेड किया जाता है क्लाउड में और इसी वजह से वहाँ पर रेनफॉल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। जो ध्वनि की प्रबलता होती है, यानी कि लाउडनेस, वो किस पर डिपेंड करता है? तो यह डिपेंड करता है दोस्तों एम्पलीट्यूड पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो इंटेंसिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्क्वायर की। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर जो आपका हाई पिच होगा ना अगर साउंड का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और अगर आपका लो पिच होगा तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और अगर पिच हाई होगा तो साउंड में श्रिलनेस ज़्यादा होगा। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मैच स्टिक्स आर मेड अप ऑफ। जो माचिस की तीलियां होती है, यह किसका बना होता है? यह बना होता है दोस्तों रेड फास्फोरस का। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रेड फास्फोरस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका
इसका फॉर्मूला है दोस्तों P4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स? जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ना, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरा जाता है मुख्य रूप से दोस्तों आर्गन, या फिर किसी किसी बल्ब में आयरन के अलावा नाइट्रोजन गैस का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आर्गन का यूज किस लिए किया जाता है? क्योंकि दोस्तों आर्गन एक इनर्ट गैस है और यह प्रिवेंट करता है टंगस्टन के ऑक्सीडेशन से। दोस्तों ये जो आर्गन है ना, इनर्ट गैस, ये आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है। और इस ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका हीलियम, इसके साथ साथ एक हो गया आर्गन, फिर आपका हो गया नियोन, इसके अलावा हो गया क्रिप्टन, फिर हो गया आपका जेनॉन, और फिर एक आपका हो गया रेडॉन। इन सभी के नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के नाम भी पूछ लिए जाएं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों नियोन। इसका यूज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नियोन का यूज किस लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि रोड पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग लगी रहती है ना, उन सभी में नियोन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि नियोन गैस की जो है लो प्रेशर पर अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है, तो ये जो नियोन गैस है ना, वो रेड कलर में ग्लो होने लगता है। और आप सभी को पता है कि रेड कलर दूर से ही लोगों को दिखता है, तो इसी वजह से नियोन का यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। विच वन अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल? जितने भी बुलेट प्रूफ मटेरियल होते हैं, इसे बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो इसमें दोस्तों यूज किया जाएगा पॉलीइथिलीन का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गाइज इसी के साथ आज आपका साइंस का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों एक बार आप कमेंट करके बता देना कि आपको नेवी, एमआर एंड एसएसआर के लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।